हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैट्स। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आज हम आपका स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा, ये क्लास 12 का हमारा पहला चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक, तो समझते आइए, देखते हैं बेटा क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। ठीक है जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है जी, तो यहाँ पे बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रो का मतलब आपका क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रो का मतलब है आपका यहाँ पे चार्ज। ठीक है, और स्टैटिक्स का मतलब है आपके पास एट रेस्ट। तो इट मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज अ स्टडी। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इज अ स्टडी ऑफ अ चार्ज व्हेन इट इज एट रेस्ट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक आपके पास एक ऐसी स्टडी है चार्ज की जब वो कहाँ पे हो? रेस्ट पे हो। ठीक है, तो इसमें से सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग के अंदर आएगा, जो सबसे पहला क्वेश्चन अराइज होता है यहाँ पे कि सर व्हाट इज दिस चार्ज। जो सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा, सर व्हाट इज दिस चार्ज, है ना, कि भैया चार्ज है क्या। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है कि चार्ज है क्या। चलिए वो तो समझ में आ रहा है कि सर इलेक्ट्रोस्टैटिक एक ऐसी स्टडी है चार्ज की जब वो रेस्ट पे रहता है, पर चार्ज क्या है। दूसरा क्वेश्चन जो आपके पास आता है कि चार्ज रेस्ट पर कैसे आपका मिलता है या प्रोड्यूस होता है, या क्या प्रोसेस या फिनोमिना है कि जिससे कि हम चार्ज को रेस्ट पर ला सकते हैं। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन आपके पास बेटा यहाँ पे अराइज होता है कि हाउ द चार्ज comes to be at rest। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास अराइज होते हैं कि भैया चार्ज होता क्या है, और दूसरा कि आपका चार्ज रेस्ट पर आता कैसे है। ठीक, तो जब हमें ये दोनों चीजें पता चल जाएगी तो देन वी कम टू नो दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चार्ज एट रेस्ट। ठीक है, तो तब हमें जाके पता चलेगा कि भैया चार्ज एट रेस्ट का मतलब है क्या। ठीक है, चलिए वेरी गुड, एक एक करके इन चीजों को हम समझते हैं। ठीक है, तो जैसे कि अपन पहले वाले का आपको सोल्यूशन देते हैं, सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट, व्हाट इज चार्ज। ठीक है बेटा, देखिए चार्ज क्या होता है। मैं डेफिनेशन यहाँ आपके लिए लिख रहा हूँ, चार्ज इज अ फिजिकल क्वांटिटी, इज अ फिजिकल क्वांटिटी एसोसिएटेड विद मैटर, एसोसिएटेड विद मैटर विच कैन प्रोड्यूस। ठीक है भाई, तो विच कैन प्रोड्यूस एंड एक्सपीरियंसेस एन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक है बेटा, ध्यान से समझिएगा इसको, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट क्या मतलब हुआ इसका? एक एक करके जो इस पूरी डेफिनेशन के अंदर जो बताया गया है उसको एक एक करके समझते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे लिखा है कि चार्ज एक फिजिकल क्वांटिटी है। तो फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी क्वांटिटीज होती है भाई? फिजिकल क्वांटिटीज वो होती है जिनको आप मेजर कर सकते हो। ठीक है, जो कि मेजरेबल हो। ठीक है, और जिनका क्या हो आपके पास कुछ ना कुछ यूनिट हो। तो इसका मतलब चार्ज एक ऐसी क्वांटिटी है जिसको आप मेजर कर सकते हो और जिसका कुछ ना कुछ आपके पास क्या मिलेगा बेटा? यूनिट मिलेगा, मेजरेबल। अब क्वेश्चन राइज होता है कि सर हम मेजर किस तरीके से करेंगे। ठीक है, तो देखिए आपका इसको मेजर करने के दो तरीके हैं, दो इंस्ट्रूमेंट है आपके पास, दो डिवाइस हम बोल सकते हैं। दो डिवाइस है, इलेक्ट्रोस्कोप और दूसरा आपके पास बेटा इलेक्ट्रोमीटर। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमीटर और इलेक्ट्रोस्कोप दो डिवाइसेज है जिसके थ्रू आप इसको मेजर कर सकते हो। ठीक है, तो इसका मतलब चार्ज एक फिजिकल क्वांटिटी हुई। एसोसिएटेड विद मैटर, एसोसिएटेड का मतलब है कि जुड़ाव। मैटर क्या होता है आप सब बच्चों को पता है कि भैया मैटर क्या होता है। ठीक है, आप सब बच्चों ने बचपन से पढ़ा हुआ है। मैटर वो चीज होती है जो आपके पास क्या करता हो? मास कंपोज करता हो, पोजेस करता हो, और साथ के साथ जिसने क्या ऑक्यूपाई की हो, आपके पास स्पेस ऑक्यूपाई की हो। ठीक है, तो इसका मतलब चार्ज एक फिजिकल क्वांटिटी है जो कि आपके पास कुछ मास भी ऑक्यूपाई करती है और जिसका कुछ ना कुछ क्या भी होता है, जिसने कुछ स्पेस भी घेरी हुई होती है, आपके पास कुछ रीजन भी कवर किया हुआ होता है। ठीक है, तो मतलब मोटा मोटी बातें आपके पास चार्ज क्या हुआ? चार्ज मेजरेबल है, मोटा मोटी बातें आपके पास ये हुई डेफिनेशन ऑफ चार्ज में। ठीक है, चार्ज की यूनिट है और चार्ज का मास भी है। ठीक है, तो ये तीन चीजें हमें यहां से पता चलती है। तो एक ऐसी क्वांटिटी है चार्ज जो कि आपके पास क्या है, जिसको आप मेजर भी कर सकते हो, जिसकी यूनिट भी है बेटा और जिसका क्या भी है? मास भी है। अब आता है इसमें विच कैन प्रोड्यूस एंड एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। इसी के बिहाफ पे जो चार्ज की डेफिनेशन के अंदर आपके पास जो ये चीज लिखी हुई है, विच कैन प्रोड्यूस एंड एक्सपीरियंसेस एन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट, इसी बिहाफ पे आपका पूरा क्लास 12 का सिलेबस डिजाइन है। जैसे कि मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ। पहला टॉपिक हमारा जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैट्स है। ठीक है भैया, इलेक्ट्रोस्टैट्स। ठीक, दूसरा टॉपिक हमारा इसमें है करंट। एनसीईआरटी के हिसाब से बेटा आपके पास ये हो गया हमारा चैप्टर नंबर 3। फिर हमारे पास है मैग्नेटिज्म। ठीक है, तो ये जो चैप्टर्स आपके पास दिए गए हैं ना,
ये जो चैप्टर है, ये पूरा पूरा जो आपका वॉल्यूम 1 है फिजिक्स का, ठीक है, दैट इज ऑल बेस्ड ऑन दिस प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज दैट प्रोड्यूसेस एंड एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक है, तो चार्ज क्या करता है आप देखिए, अगर हमारे पास, पहले तो आप समझ लीजिए चार्ज कितने प्रकार का होता है बेटा। हमारे पास दो टाइप का चार्ज होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, ये अभी हम समझेंगे। जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है ना आपके पास, हाउ द चार्ज कम्स टू बी एट रेस्ट, ठीक है, या हाउ द चार्ज इज बीइंग प्रोड्यूस्ड ऑन द बॉडी, या हाउ द इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज कम्स इनटू प्ले। ठीक है, तो कैसे आपके पास आता है, तो हमारे पास चार्ज बेसिकली दो प्रकार का होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रोस्टैट्स के अंदर ना हम इस चार्ज को, जो ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, इसको रेस्ट पे पढ़ाई करेंगे। तो चार्ज जैसे कि आपका कहीं रेस्ट पे है, तो चार्ज अपने आसपास एक फील्ड जनरेट करता है बेटा, है ना। अगर चार्ज आपका एक रेस्ट पे है तो अपने आसपास क्या जनरेट करता है, एक फील्ड जनरेट करता है, जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। तो ये किसने प्रोड्यूस किया आपके पास, दैट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय अ चार्ज। तो वही बोलता है कि भैया चार्ज एक ऐसी क्वांटिटी है जो प्रोड्यूस कर सकता है इलेक्ट्रिक इफेक्ट को। ठीक है, जो किसको प्रोड्यूस कर सकता है, इलेक्ट्रिक इफेक्ट को। दूसरा, अगर इसी चार्ज को आप किसी कांस्टेंट या वेरिएबल स्पीड से चलाते हो, है ना, ये कोई इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है कि भाई आपका कि वेरिएबल है ये कांस्टेंट है, अगर आप इसको किसी स्पीड से चलाते हो तो आपका चार्ज क्या प्रोड्यूस करेगा, करंट प्रोड्यूस करेगा। क्या प्रोड्यूस करेगा, करंट। और करंट के आसपास की जो फील्ड जनरेट होती है, करंट के आसपास का जो रीजन होता है, उसको हम मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं, दैट वी विल स्टडी इन द पार्ट ऑफ मैग्नेटिज्म। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, आपका मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। आप देखो, तो प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट, ये किसके द्वारा हो पाया आपके पास, दिस इज ओनली बीइंग पॉसिबल बाय द चार्ज। अब इसी फील्ड के अंदर अगर आप किसी दूसरे चार्ज को लाते हो, ठीक है, दूसरे चार्ज को लाते हो, अब वो इस पे एक फोर्स है ना, वो आपके पास क्या भी करेगा, इस फील्ड के अंदर एक फोर्स भी एक्सपीरियंस करेगा। तो इसका मतलब आपका क्या हुआ कि भैया आपका जो चार्ज है वो प्रोड्यूस भी कर सकता है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट को, और एक्सपीरियंस भी कर सकता है। पहला पॉइंट आपको समझ में आया, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, तो आपको पता चल गया चार्ज एक ऐसी क्वांटिटी जिसको आप मेजर कर सकते हो। ठीक है जी, अब आपका जब हम चार्ज को मेजर करते हैं तो उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आपको मिलेगी जब आप उसको मेजर कर लोगे। ठीक है, मैं इसको रब कर देता हूँ बेटा। ठीक है, आपको मेरी बात समझ में आई होगी। ठीक है, जिन बच्चों को आप इसको पोज करके नोट कर सकते हो और जिन्होंने साथ के साथ नोट कर लिया, वेरी गुड। ठीक है, तो आपके पास आपको क्या समझ में आया कि चार्ज मेजरेबल क्वांटिटी, यूनिट है, मास है। ठीक है, मेजरेबल कितनी है उसको भी समझ लेते हैं बेटा। चार्ज को मेजर करने का तरीका मैं आपको बता दिया हूं। ठीक है, तो देखो चार्ज आपके पास दो प्रकार का, एक पॉजिटिव चार्ज है बेटा, एक आपके पास क्या है, नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज में जो सबसे छोटी वैल्यू होती है वो प्रोटॉन होता है, ठीक है, जो एक एटम के पास हो सकता है, और दूसरा आपके पास इलेक्ट्रॉन है, जो आपका नेगेटिव चार्ज में सबसे छोटी वैल्यू है। वैसे अगर हम ओवरऑल चार्ज की बात करें तो सबसे छोटी जो मेजरेबल वैल्यू है दैट इज इलेक्ट्रॉन। तो सबसे छोटी वैल्यू होती है आपके पास चार्ज की जो मेजर करके हमें आज तक मिली है, दैट इज इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन का अपना मास होता है, ठीक है, अपना चार्ज। अगर मैं इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन में से ही बात करूं तो इलेक्ट्रॉन का अपना मास कितना हो जाएगा भाई, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है बेटा आपके पास 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। देखो आपका चार्ज का मास भी है इलेक्ट्रॉन का, जो सबसे छोटी वैल्यू है, इवन उसका भी क्या आपके पास मास है। ठीक है, चार्ज का आपका जो मैग्नीट्यूड है वो 1.6 इंटू 10 की पावर -19 है। तो मेजर करके कितना आ रहा है आपके पास इलेक्ट्रॉन का चार्ज, मेजरेबल भी है, यही हमने बात बोली आपके पास, और इसकी यूनिट भी है। तो इसकी जो एसआई यूनिट होती है, ठीक है जी, जो इसकी आपके पास एसआई यूनिट है वो होती है कूलाम। ठीक है, तो जो एसआई यूनिट होती है वो कूलाम है, उसको आप कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है, तो ये बेटा आपके पास मोटा मोटी बातें हमारे पास जो हमें समझनी है कि चार्ज होता क्या है। पहला पार्ट आपका कंप्लीट हुआ। दूसरी चीज जो हमें समझनी है वो ये है कि हाउ द चार्ज कम्स टू बी एट रेस्ट। ठीक है, तो इसके लिए बेटा हमें पहले क्या समझना पड़ेगा कि चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज प्रोड्यूस कैसे होता है। तो रीजन बिहाइंड द प्रोडक्शन ऑफ द चार्ज इज फ्रिक्शन। फ्रिक्शन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द इलेक्ट्रोस्टैटिक, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज। कैसे, देखें, आपके पास दो बॉडीज आप ले लीजिए, इनको एक दूसरे के अगेंस्ट बेटा आप रब कीजिए। जब आप रब करोगे तो आपने देखो महसूस करोगे आप कि हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी आपके पास। तो ये हीट एनर्जी क्या करती है कि जो हम, क्योंकि जो भी चीज़ आप बॉडी, जिस चीज़ को भी आप रब करोगे यूनिवर्स के अंदर, जो भी बॉडी आपके पास है, चाहे वो आइसोलेटेड, चाहे वो आपके पास कंडक्टिंग बॉडी हो, चाहे इंसुलेटेड बॉडी हो, अगर आप उसको रब करोगे तो होगा क्या कि आपके पास फ्रिक्शन हो रहा है। और हर एक बॉडी आपकी कंपोज्ड ऑफ होती है मैटर से, और मैटर के अंदर क्या होता है आपके पास, एटम। ठीक है, हर बॉडी एटम से कंपोज्ड होती है। तो जब आप रब करोगे तो आपकी एनर्जी होगी, तो वो एनर्जी एटम के लिए एक आयनाइजेशन एनर्जी की तरह काम करेगी। ठीक है, तो समझते हैं बेटा इस बात को कि भाई जैसे कि आपने यहाँ पे इन दो बॉडीज को एक दूसरे के अगेंस्ट रब किया,
ठीक है, 2 बॉडीज है, इसके अंदर बहुत सारे एटम्स हो गए आपके पास। तो ये जब रब करने की वजह से यहाँ पे एक एनर्जी आप इसको दे रहे हो, ठीक है, हीट एनर्जी की फॉर्म में, वो हीट एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कराने में आपकी मदद करेगी, आयनाइज कराने में आपकी मदद करेगी। तो जब ये इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, ठीक है, जैसे ही आप सपोज करो ये इलेक्ट्रॉन आपका बाहर आया, तो ये इलेक्ट्रॉन जब आपका रबिंग की वजह से बाहर आया, ठीक है, बिकॉज ऑफ दैट आयनाइजेशन एनर्जी दैट इज बीइंग प्रोवाइडेड थ्रू हीट एनर्जी, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, तो इस पर कैसा चार्ज आता जाएगा आपके पास, नेगेटिव चार्ज आएगा। जब इलेक्ट्रॉन इस पर बाहर आएगा तो इस पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और पीछे आपके पास क्या हो रहा है, डेफिशिएंसी ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रॉन हो रही है, तो पीछे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होता रहेगा। तो इस पे कैसा चार्ज आ जाएगा बेटा, नेगेटिव, और इस पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। अगर ये बॉडी इंसुलेटेड है, ये किसी चीज से कनेक्ट नहीं है, ऐसी कंडक्टिंग बॉडी से कनेक्ट नहीं है, इंसुलेटेड बॉडी है, तो ये चार्ज अब इस पे क्या रहेगा, रुका रहेगा, रेस्ट पे रहेगा। दिस इज हाउ इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज इज बीइंग प्रोड्यूस्ड। होप्स हो कि बेटा आपको मेरी बात समझ में आई होगी। तो इसको रबिंग के बाद आपके पास बॉडी के ऊपर कैसा चार्ज आ गया, एक पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज इज बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन उठ के कहां चला गया है, दूसरी बॉडी के ऊपर चला गया है। तो यहां पे आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, यहां पे आपके पास आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है जी। तो ये आपके पास पहली बात जो आपको क्लियर होनी चाहिए कि चार्ज होता क्या है, और दूसरी चीज आपके पास बेटा कि किस तरीके से हम आपका इस स्टैटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज को प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। जो हमारा अगला टॉपिक है आफ्टर चार्ज, वो है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, ठीक है। एक एक करके अपन बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज समझते हैं। देखिए क्या होता है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, है ना भाई, ध्यान से सुनेंगे बेटा सभी बच्चे। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, ठीक है, कई सारी प्रॉपर्टीज होती है आपके पास चार्ज, ठीक है। प्रॉपर्टीज का मतलब आप सभी बच्चों को पता है बेटा, जो आपका चार्ज मतलब जैसे कि प्रॉपर्टी एक तरीके से होता है कि किसी आदमी की जो पहचान होती है ना, तो वो उसकी प्रॉपर्टी कहलाई जाती है, ठीक है। तो ऐसी जो चार्ज की जो पहचान है, मतलब जो चार्ज कार्य कर सकता है, ठीक है, वो क्या कहलाया जाएगा, उसका प्रॉपर्टी कहलाया जाएगा। तो अपन पहली प्रॉपर्टी समझते हैं बेटा, पहली प्रॉपर्टी है चार्ज की कंडक्शन, ठीक है भाई। तो आपका जो चार्ज है वो कंडक्ट कर सकता है, ठीक है, तो मतलब कंडक्शन ऑफ चार्ज इज पॉसिबल। अब कंडक्शन का मतलब अक्सर बच्चे एकदम पहला क्वेश्चन ये आएगा अपने दिमाग के अंदर कि सर व्हाट इज कंडक्शन। तो बेटा कंडक्शन का मतलब होता है ट्रांसफर, है ना। कंडक्शन का मतलब क्या होता है भाई अपने पास, ट्रांसफर ऑफ चार्ज, ट्रांसफर ऑफ चार्ज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, ठीक है भैया। एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर जो चार्ज का ट्रांसफर है, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ चार्ज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, इस प्रोसेस को, इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं आपके पास, कंडक्शन बोलते हैं। तो इसमें जो दो बॉडीज है ना, जिन दो बॉडीज की बेटा हम बात कर रहे हैं, ठीक है, ये दो बॉडीज कैसे हो सकती है आपके पास, पहले इन दोनों को हम समझते हैं। दीज टू बॉडीज कैन बी, वन कैन बी, एक आपके पास चार्ज बॉडी हो सकती है ना, चार्ज बॉडी हो सकती है। अब वो पॉजिटिवली चार्ज हो चाहे नेगेटिवली चार्ज हो भाई, ठीक है, उसमें इतना टेंशन नहीं लेना अपने को, ठीक है। तो एक बस एक चार्ज बॉडी हो सकती है, हो सकता है दूसरी जो बॉडी है वो अनचार्ज्ड हो, ठीक है, इट कैन बी अनचार्ज्ड। कई बार बच्चे बोलते हैं कि सर क्या ये दोनों बॉडी कंडक्टिंग होनी चाहिए, या क्या सर दोनों बॉडी आपके पास इंसुलेटिंग होनी चाहिए। देखो मेरे भाई, आपके पास ये कंडक्टिंग भी हो सकती है, बस इतना है कि उस सरफेस के ऊपर, उस बॉडी के ऊपर चार्ज रिसाइड कर रहा हो, ठीक है ना, मतलब स्टैटिक फॉर्म में चार्ज हो, ठीक है। आपका चाहे ये आपके पास कंडक्टिंग हो चाहे इंसुलेटिंग बॉडी हो, दोनों में से कोई भी बॉडी आपके पास हो सकती है। बस शर्त यह है कि उसके ऊपर चार्ज क्या होना चाहिए, रुका हुआ होना चाहिए, जिससे कि वो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज की कैटेगरी के अंदर आ सके। अब इस बॉडी को आप जब अनचार्ज बॉडी के साथ कनेक्ट करोगे, ठीक है जी, है ना, जब इसके साथ इसको क्या करोगे, कनेक्ट करोगे। कनेक्ट करने का मतलब क्या हुआ कि इसको इसके साथ कांटेक्ट में लेके आओगे, ठीक है। अब कांटेक्ट कैसा हो, डायरेक्ट कांटेक्ट हो चाहे बाय एनी मीन हो, ठीक है, किसी भी तरीके से आपके पास कांटेक्ट में आपको इनको लेके आना है, तभी आपका कंडक्शन वाला प्रोसेस हो पाएगा। तो हमारा क्वेश्चन ये था कि सर क्या दोनों बॉडीज पर चार्ज होना जरूरी है, क्या एक अनचार्ज बॉडी होगी या एक चार्ज बॉडी होगी। तो देखो भाई, इस वाले केस में भी कंडक्शन होगा जिसमें एक बॉडी चार्ज है दूसरी बॉडी अनचार्ज है, ठीक है। अब ये वाला केस अगर आप लेके चलते हो कि भाई इस पे चार्ज है, ठीक है, इस पे चार्ज है, कितना ले लेते हैं, लेट करो 5 कूलाम, और इस पे चार्ज है आपके पास, लेट करो 2 कूलाम, ठीक है, ठीक है। तो अब आप इन दोनों बॉडीज को कनेक्ट कर देते हो बाय डायरेक्ट कॉन्टेक्ट और बाय एनी मीन, तब भी एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर ट्रांसफर होगा। तो क्वेश्चन अराइज होता है कि सर विच फिजिकल क्वांटिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन। तो हमारे पास जो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज होता है वो ये है कि सर विच फिजिकल क्वांटिटी, है ना, मतलब कि जैसे दिमाग के अंदर क्वेश्चन आएगा ना भाई एक सबसे पहले कि सर कंडक्शन हो क्यों रहा है,
तो मतलब कि जो कंडक्शन होने के लिए कोई फिजिकल क्वांटिटी जरूरी है ना, कोई तो रिस्पॉन्सिबल होगा। तो हमने बोला कि विच फिजिकल क्वांटिटी, है ना भाई, है बच्चों, बात समझ में आ रही है मेरी, विच फिजिकल क्वांटिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन। सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग के जो अंदर आएगा बेटा वो ये है कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी कंडक्शन के लिए जिम्मेदार है। दूसरी चीज कि सर कंडक्शन कब होगा, ठीक है, मतलब व्हाट इज द कंडीशन फॉर द कंडक्शन। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द कंडीशन फॉर कंडक्शन, ठीक है। तो भैया ये दो मेजर क्वेश्चन है बेटा आपके पास जो सबसे पहले आपको समझने होंगे कंडक्शन को समझने के लिए। तो देखिए बेटा, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है जो रिस्पॉन्सिबल है कंडक्शन के लिए, वो फिजिकल क्वांटिटी इस बॉडी पर कितना चार्ज है, उस बॉडी पर कितना चार्ज है, ठीक है, वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब इट इज ऑल्सो फैक्टर दैट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल, बट द मेन फिजिकल क्वांटिटी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन इज द पोटेंशियल ऑफ द बॉडी। कौन रिस्पॉन्सिबल है भैया आपके पास, पोटेंशियल ऑफ द बॉडी। कंडक्शन के लिए पोटेंशियल ऑफ द बॉडी जिम्मेदार होता है, ठीक है जी, कि आपकी जो बॉडी का, इस बॉडी का क्या पोटेंशियल है, इस बॉडी का क्या पोटेंशियल है, अगर इन दोनों बॉडी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो आपके पास कंडक्शन होगा। अब ये बॉडी चाहे आपके पास इंसुलेटिंग बॉडी हो, चाहे ये बॉडी आपके पास कंडक्टिंग बॉडी हो, मैं आपको पहले समझा चुका हूं भाई, है ना मेरे लेक्चर छात्रों, वो मैं आपको पहले ही बेटा बता चुका हूं। बस शर्त यह है कि चार्ज क्या होना चाहिए, उसके ऊपर रिसाइड करना चाहिए, स्टैटिक फॉर्म में चार्ज रहना चाहिए, ठीक है। तो आपके पास विच फिजिकल क्वांटिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन, तो भैया फिजिकल क्वांटिटी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन इज पोटेंशियल ऑफ द बॉडी। इफ वी हैव, अगर हमारे पास इन दोनों बॉडी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हुआ, ठीक है, तो आपके पास क्या करेगा, कंडक्ट करेगा। और आपको पता है कि पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, जिन बच्चों को नहीं पता उनके लिए मैं पोटेंशियल का फॉर्मूला लिख देता हूं, 1/4πε0। कुछ बच्चे सोच रहे हो कि सर अभी तक तो हमने पढ़ा नहीं है, अभी तो हम स्टार्ट किए पढ़ाई, इसलिए अभी मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं। लेटर ऑन हम इसमें अपने सिलेबस के अंदर जाके आपको बकायदा पूरा का पूरा पोटेंशियल बताया जाएगा कि इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं और ये होता क्या है, ठीक है। तो अभी मैं फॉर्मूला लिखता हूं Q/R, जैसे कि इसका रेडियस अपन R ले लिए तो कितना लिख दिया आपने, 1/4πε0। इसके ऊपर चार्ज Q ले लिए तो कितना हो गया, Q/R। इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ठीक है, अगर इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो इसका पोटेंशियल कितना हुआ, 0। तो देखो अब इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है आपको भाई, ठीक है, तो ये जिम्मेदार है, ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस जिम्मेदार है, ठीक है। तो आपका जब दो बॉडीज के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो आपका कंडक्शन होगा। अब ये दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कंडीशन क्या है भैया आपके पास कंडक्शन की, तो मतलब कंडक्शन कब होगा, मतलब क्या ये दोनों बॉडी दूर दूर रहे तब भी कंडक्शन हो जाएगा, नहीं ना। अभी मैं थोड़ी देर पहले बोला था कि दोनों को कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मतलब कि आपके पास क्या हुआ, कंडक्शन का जो जिम्मेदारी लेता है, जो कंडीशन है आपके पास कंडक्शन की, वो ये है टू बॉडीज शुड बी इन कॉन्टैक्ट। तो क्या आपके पास टू बॉडीज, ठीक है बेटा, समझ में आ रही है ना मेरी बात, ठीक है, टू बॉडीज शुड बी इन, भाई मेरे लाल, शुड बी इन कॉन्टैक्ट, ठीक है बच्चों। तो हमारे पास क्या होना चाहिए, टू बॉडीज शुड बी इन कॉन्टैक्ट। अब कॉन्टैक्ट कैसा हो आप समझ लीजिए, वेदर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो, ठीक है, या फिर आपके पास बाय एनी मीन हो, है ना, कॉन्टैक्ट इन बाय एनी मीन, किसी चीज के थ्रू, ठीक है, दोनों चलेंगे। आप इन दोनों को डायरेक्ट कांटेक्ट में रख दो या किसी एक कंडक्टिंग वायर से इन दोनों को कनेक्ट कर दो, ठीक है। अब भी क्या होगा, इससे इस पे चार्ज आपका चलना स्टार्ट होगा, ठीक है। और हमेशा ध्यान रखना है कि चार्ज जो इस बॉडी पर है वो ही उस पर जाएगा। ये दो पॉइंट आपको बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए कि भाई जितना चार्ज, जो नेचर ऑफ चार्ज इस बॉडी के ऊपर है, अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज है तो कंडक्शन में दूसरी बॉडी पर भी कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। अगर इस बॉडी के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो कंडक्शन में दूसरी बॉडी पर भी कैसे पोलैरिटी जाएगी, कैसा नेचर ऑफ चार्ज जाएगा, नेगेटिव, ठीक है। तो पहली बात तो आपको ये समझ के चलनी है। अब जब कंडक्शन हो रहा है ना भाई, है ना बच्चों, आपको समझ में आ रहा है ना भाई, तो समझ में आ रहा है तो आप इसको और थोड़ा सा एक क्वेश्चन और अराइज होता है यहां से कि अगर सर कंडक्शन हो रहा है तो क्या सर ये पूरा का पूरा क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज इस बॉडी से इस पे चला जाएगा क्या। तो मतलब द क्वेश्चन इज वेदर द होल चार्ज, है ना, क्वेश्चन क्या है बेटा अपने पास, वेदर द होल चार्ज इज बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी करते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपने इसको नोट कर लिया होगा बेटा। अगर आपने नोट नहीं किया तो क्या काम करेंगे, वीडियो पॉज करके आप इसको एक बार नोट कर लेंगे, ठीक है। नोट्स अच्छे से बनाएंगे आप। आगे बढ़ते हैं। तो भैया हमारे पास क्या है, जो अगला क्वेश्चन आता है, देखो बेटा
हमें कोई भी चीज़ जो समझनी है ना, तो अगर हमें कोई भी चीज़ समझनी है तो हमें उस चीज़ से क्वेश्चन करना पड़ेगा। तो जब हम उस चीज़ से क्वेश्चन करेंगे ना तो हमें वो चीज़ आसानी से समझ में आएगी। वही हम यहाँ कर रहे हैं। कंडक्शन होता है ट्रांसफर। आपने बोला कि सर कंडीशन क्या है ट्रांसफर की, पता चल गया। सर कौन रिस्पॉन्सिबल है ट्रांसफर के लिए, पता चल गया। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि अगर सर कंडक्शन हो रहा है, क्वेश्चन क्या राइज होता है बेटा कि अगर सर कंडक्शन हो रहा है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, तो क्या सर ये सारा चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे ट्रांसफर हो जाएगा क्या? तो क्वेश्चन क्या आया कि सर इज इट पॉसिबल दैट होल ऑफ द चार्ज इज बीइंग ट्रांसफर्ड? इज इट पॉसिबल, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं बेटा आपके लिए, आप ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। इज इट पॉसिबल दैट होल ऑफ द चार्ज इज बीइंग transferred from one body to another? क्या एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर क्या सर सारा चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा? आंसर है नहीं। आंसर क्या बेटा? नो। ठीक है। अब इसमें सोचने वाली बात हुई कि सर, अच्छा आप वैसे भी समझ सकते हो, जनरल क्वेश्चन आपके पास, जनरल समझो कि भाई अगर इस पे से पूरा चार्ज इस पे ट्रांसफर हो गया, फिर ये दोनों बॉडी अभी कांटेक्ट में, तो फिर इससे कनेक्ट इस पे आएगा, फिर इससे इस पे आएगा, फिर इससे आएगा, फिर तो पूरे टाइम यही चलता रहेगा आपके पास। तो सर कब तक चार्ज ट्रांसफर होगा, है ना? तो सर कब तक चार्ज ट्रांसफर होगा? तो बेटा देखिए, आपको पता है कि पोटेंशियल जिम्मेदार है एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर चार्ज के लिए ट्रांसफर होने के लिए। तो अब जब पोटेंशियल डिफरेंस है तभी तो चार्ज ट्रांसफर हो पा रहा है। अगर इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाए, और पोटेंशियल डिफरेंस कब होगा जीरो? जब दोनों बॉडी क्या कर लेगी? सेम पोटेंशियल एक्वायर कर लेगी। तो भैया चार्ज कब तक ट्रांसफर करेगा? है बेटा, चार्ज ट्रांसफर्स टिल बोथ द बॉडीज, है ना बेटा, till both the bodies do not acquire the same potential, ठीक है, do not acquire the same potential, ठीक है। मेरी बात बेटा आप बच्चों को समझ में आई होगी। मैंने क्या बोला? चार्ज तभी तक ट्रांसफर करेगा जब तक दोनों बॉडी सेम पोटेंशियल नहीं एक्वायर कर लेगी। रीजन आपके सामने है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस ही जिम्मेदार है, पोटेंशियल ऑफ द बॉडी ही जिम्मेदार है चार्ज के ट्रांसफर के लिए। अरे हाँ ना बोल भाई लिच्चड़, अरे बेटा हाँ ना बोल बेटा, है ना, खुद से बोल बेटा हाँ ना। क्या मेरी बात चमक रही है बेटा? है ना, कि भाई कौन जिम्मेदार था ट्रांसफर ऑफ चार्ज के लिए? सर चार्ज के लिए ट्रांसफर, जो चार्ज के कंडक्शन के लिए जो जिम्मेदार था वो पोटेंशियल डिफरेंस था। इसका पोटेंशियल हाई था, इसका पोटेंशियल कम था, तो हाई पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ चार्ज ट्रांसफर कर रहा था, तो पोटेंशियल जिम्मेदार हुआ। अगर इन दोनों बॉडी का पोटेंशियल सेम हो जाए, अगर इन दोनों बॉडी का पोटेंशियल सेम हो जाए, क्या बेटा आगे फर्दर चार्ज का ट्रांसफर होगा? क्या बेटा आगे फर्दर चार्ज का ट्रांसफर होगा? खुद से आंसर करो बेटा, क्या फर्दर चार्ज का ट्रांसफर होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अब इन दोनों बॉडी का पोटेंशियल क्या हो गया आपके पास? सेम हो गया है। तो दिस इज हाउ एंड दीज आर द क्वेश्चंस एंड दिस इज हाउ एंड दीज आर द क्वेश्चन मेरे लाल, जो आपको कंडक्शन से रिलेटेड आने चाहिए। आपको कंडक्शन क्या होता है, क्यों होता है, कौन जिम्मेदार होता है, कैसे होता है, ये सारी चीज आपको अच्छे से, होप करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आपको बेटा अच्छे से समझ में आ गई होगी। उम्मीद करता हूं कि आप इसको सीख गए होंगे और अब आप एक चीता छात्र कहलाए जाएंगे। ठीक है भाई, तो ये हमें बेटा अच्छे से समझ में आ गया है। दूसरी प्रॉपर्टी पे चलते हैं अब। तो पहली प्रॉपर्टी हमारे पास, सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज है आपका इंडक्शन। ठीक है, पहला आप सभी बच्चों को समझ में आ गया कि भैया चार्ज आपका क्या कर सकता है? कंडक्ट कर सकता है। दूसरा प्रॉपर्टी हमारे पास इंडक्शन। ठीक है, तो अपन इसकी डेफिनेशन समझाते हैं बेटा आपको पहले कि इंडक्शन क्या बोलता है आपके पास। ठीक है, तो देखो इंडक्शन क्या कहता है आपके पास। इंडक्शन कहता है कि इट इज द प्रोसेस इन विच, है ना, एक ऐसा प्रोसेस है, ठीक है बेटा, इट इज द प्रोसेस, इंडक्शन इन इटसेल्फ इज अ प्रोसेस इन विच an uncharged body get an electric effect when placed near to the charged body। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ भाई अपने पास? इसका मतलब क्या हुआ बेटा? दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इंडक्शन। इंडक्शन क्या कहता है कि इंडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर जो आपके पास अनचार्ज बॉडी को अगर मैं किसी चार्ज बॉडी के पास रखता हूं, ठीक है, अगर मैं किसी अनचार्ज बॉडी को बेटा किसके पास रखता हूं?
एक चार्ज बॉडी के पास रखता हूं, तो उस अनचार्ज बॉडी के अंदर क्या आ जाएगा आपके पास, इलेक्ट्रिक इफेक्ट आ जाएगा, है ना, गेट एन इलेक्ट्रिक इफेक्ट व्हेन प्लेस्ड नियर दी चार्ज बॉडी। तो इस बात को हम समझते हैं कि क्या बोलना चाह रहा है आपके पास। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि सर ये इलेक्ट्रिक इफेक्ट आने का मतलब क्या हुआ। इलेक्ट्रिक इफेक्ट आने का मतलब ये हुआ कि जो अनचार्ज बॉडी थी पहले, जब तक हम उसको चार्ज के पास नहीं रखे थे, तो जब तक वो आपके पास कोई भी आपका चार्ज संबंधित कोई भी नेचर आपके पास क्या नहीं कर रही थी, शो नहीं कर रही थी। पर जैसे ही हमने उसको चार्ज बॉडी के पास रखा, तो अब उस अनचार्ज बॉडी ने अपनी एक फील्ड जनरेट करनी स्टार्ट कर दी, ठीक है। तो उसने धीरे धीरे क्या किया आपके पास कि उसने अपनी भी एक फील्ड जनरेट स्टार्ट कर दी। अब उसके पास अगर मैं किसी दूसरे चार्ज या चार्ज बॉडी को लेके जाता हूं, तो वो अट्रैक्शन एंड रिपल्शन शो कर रही है आपके पास। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब उसके अंदर भी कैसी प्रॉपर्टीज आ गई है, उसके अंदर भी कैसा नेचर आ गया भाई, उसके अंदर भी बेटा कैसा नेचर आ गया आपके पास, इलेक्ट्रिक नेचर आ गया है। तो ऐसे प्रोसेस को जिसमें हम आपका क्या कर दे, जो अनचार्ज बॉडी है उसके अंदर भी इलेक्ट्रिक नेचर अगर हम जगा दे या उसके अंदर हम इलेक्ट्रिक नेचर को प्रोड्यूस कर दे, तो उसको हम क्या बोलेंगे आपके पास, इंडक्शन बोलेंगे। तो अब क्वेश्चन राइज होता है कि सर ये कैसे आपके पास हुआ, हमें एक बार समझाइए। देखिए आपने क्या किया कि एक चार्ज बॉडी को लिया, ठीक है, ये हमारे पास चार्ज बॉडी है, स्टेप नंबर 1 बेटा, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे हम इस चीज को, ठीक है। इस पर कितना चार्ज दे दिया, लेट करोगे भाई अपन आपको इसको क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज दे दिया है, ठीक है। और आपके पास जो अनचार्ज बॉडी है उसको नियर बाय रखा है, ठीक है। तो इसकी कंडीशन आप याद रखेंगे, है ना, कि कंडीशन क्या है इसकी आपके पास, इसकी कंडीशन क्या है इंडक्शन की, टू बॉडीज शुड बी, है ना बेटा। तो इसकी कंडीशन क्या है भाई, टू बॉडीज शुड बी क्लोज टू ईच अदर बट नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, चाहे डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, बट नॉट इन कॉन्टैक्ट, ठीक है। दो बॉडीज पास तो होनी चाहिए तभी इंडक्शन होगा, पर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो जैसे अपन क्या किया बेटा, एक चार्ज बॉडी को रखे, एक अनचार्ज बॉडी को रखे। कई बार बच्चे इसमें भी फिर भी सेम क्वेश्चन अराइज होता है कि सर जो चार्ज बॉडी है कंडक्टिंग है नॉन कंडक्टिंग है, या जो अनचार्ज बॉडी है कंडक्टिंग है नॉन कंडक्टिंग है। तो मैं आपको पहले बता देता हूं कि बेटा ये आपके पास है तो इंसुलेटेड बॉडी, है ना, है तो आपके पास ये एक इंसुलेटर, पर ये इंसुलेटर कैसा आपके पास बेटा, डाइलेक्ट्रिक है। डाइलेक्ट्रिक मतलब कि क्या हुआ, ठीक है ना, कि कैसा आपके पास ये डाइलेक्ट्रिक है। आप इसको इंसुलेटर, डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर ले सकते हो, या फिर आप इसको कोई कंडक्टिंग बॉडी ले सकते हो, ठीक है। ऐसा ना हो कि आपके पास एक ये प्योर इंसुलेटर लिया हो जिसके अंदर आपके पास इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस से, एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स है उस इंसुलेटर के, वो न्यूक्लियस से टाइटली बाउंड हो, ऐसा ना हो आपके पास, ठीक है। थोड़े बहुत फ्री हो। क्यों ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आप समझिए बेटा स्टेप बाय स्टेप आपके पास क्या होगा कि जब ये चार्ज बॉडी होगी तो ये आपके पास अनचार्ज बॉडी है, हो सकता है डाइलेक्ट्रिक, हो सकता है कंडक्टिंग। अगर कंडक्टिंग है फिर तो बहुत आसान है, फिर तो कोई समस्या नहीं है, क्योंकि कंडक्टिंग बॉडी के अंदर तो बेटा पहले से फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आपको पता है कि ये पॉजिटिव चार्ज है, उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये इसको अपने पास क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। कुलाम्स लॉ है ना, जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा उनको आगे हम क्लास में समझाएंगे। कुलाम्स लॉ क्या करता है, पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है और नेगेटिव आपका पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है। सेम नेचर के जो है वो रिपेल करते हैं, अपोजिट नेचर के अट्रैक्ट करते हैं। तो जैसे कि ये पॉजिटिव चार्ज है बेटा, तो इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन हो गए, अगर ये कंडक्टिंग बॉडी हुई तो वो आपको क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। पर अगर ये इंसुलेटर हुआ, डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर हुआ, तो होगा क्या कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसके अंदर इसके जो एटम्स है, एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। क्योंकि ये डाइलेक्ट्रिक है तो मतलब ये पोलराइज्ड हो सकता है। तो जब ये पोलराइज्ड हो सकता है तो इसका इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इतना ज़्यादा टाइटली बाउंड नहीं है, न्यूक्लियस से बाउंडेड है बट इतना ज़्यादा टाइटली बाउंडेड नहीं है कि ये उसको फ्री ना करा सके। पर अगर ये प्योर इंसुलेटर होता है तो बेटा इसका इलेक्ट्रॉन कभी भी फ्री नहीं हो पाता, तो वो आपके पास नॉन पोलर मॉलिक्यूल कहलाता है और उसके अंदर आप क्या नहीं करा सकते बेटा, इंडक्शन नहीं करा सकते। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, आपके पास रिसाइड करना स्टार्ट करेगा। इलेक्ट्रॉन रिसाइड का मतलब क्या समझे बेटा आप, यहां पे कैसा चार्ज आना स्टार्ट होगा, नेगेटिव, तो पीछे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। तो पहला स्टेप आपको ये याद रखना है। अब हम क्या करते हैं बेटा, स्टेप नंबर 2 में अपन स्टेप नंबर 2 यहां लिख देते हैं बेटा आपके लिए, है ना। तो स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे, इसको ऐसा के ऐसा ही रखेंगे पॉजिटिव चार्ज को, तो है ना, ठीक है बेटा, बात चमक रही है आपको सभी को, है ना। तो इसको पॉजिटिव को तो ऐसे रखेंगे, ये वाला जो है आपके पास जिस पे इधर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव आया है इसको अर्ध कर देंगे, ठीक है। अर्थिंग करेंगे तो अर्थिंग से क्या होगा, अर्थ का पोटेंशियल 0 होता है, ठीक है। अब ये दोनों एक कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिए गए हैं, तो जहां पे एक्सेस ऑफ पोटेंशियल होगा, तो जैसे कि यहाँ पे ज़्यादा पोटेंशियल है तो यहाँ से आपके पास ये
पॉजिटिव चार्ज धीरे धीरे क्या कर जाएगा, आपका डाइल्यूट कर जाएगा, और नीचे से इलेक्ट्रॉन आपका ऊपर चलेगा और वो इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करता रहेगा, ऑक्यूपाई करता रहेगा। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये धीरे धीरे क्या कर जाएगा, आपके पास यहाँ से न्यूट्रलाइज हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, जब न्यूट्रलाइज हो जाएगा तो अगले स्टेप में आप इन दोनों को सेपरेट कर दीजिए, ठीक है। तो थर्ड स्टेप में हम क्या कर देते हैं बेटा, इसको थर्ड स्टेप में हम कर देते हैं यहाँ पे सेपरेट। अर्थिंग के बाद हमने क्या किया, इसको सेपरेट, ठीक है। तो जब अपन सेपरेट करेंगे, इसको अलग ले जाते हैं और इसको अलग ले जाते हैं। तो जब इसको अलग अलग ले जाएंगे तो इस पर पॉजिटिव चार्ज तो अपना रिसाइड कर ही रहा था, है ना, और इस पे क्या आ गया आपके पास, अब ये जो नेगेटिव चार्ज पहले इस पॉजिटिव चार्ज से बाउंडेड था, अब ये फ्री हो गया क्योंकि दूर हो चुके हैं। अब इसका फोर्स का जो इंपैक्ट था वो उस पे से हट गया है, तो अब ये नेगेटिव चार्ज इसके अंदर क्या कर जाएगा बेटा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर जाएगा। एंड दिस इज हाउ, है ना, तो ये क्या कर जाएगा बेटा, आपका उसके अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर जाएगा। एंड दिस इज हाउ द इंडक्शन प्रोसेस टेक्स प्लेस। अब क्या हुआ, है ना, अब क्वेश्चन आएगा सर कि अच्छा ये तो चलो हमें समझ में आ गया है, अब हुआ क्या, आप खुद देखो बेटा। पहले ये जो बॉडी थी इसके पास कोई चार्ज नहीं था इनिशियल स्टेज के अंदर ना, जैसे हमने इसके पास रखा तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया आपके पास। अब ये नेगेटिव चार्ज का अपना एक फील्ड होगा आसपास, होगा नहीं होगा। अब उसके अंदर अगर उसके अराउंड आप किसी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज को लेके जाओगे तो वो रिपल्शन फील करेगा या अट्रैक्शन फील करेगा, है ना। नेगेटिव हुआ तो रिपल्शन, पॉजिटिव हुआ तो अट्रैक्शन। तो मतलब कि अब क्या हुआ, उसका अपना एक फील्ड है, तो मतलब उसका अपना एक इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। पहली बात चमकी बेटा आप सब बच्चों को, ठीक है। इसको मैं रब कर देता हूं। इसमें जो अगला क्वेश्चन अक्सर बच्चे पूछते हैं, या अगला क्वेश्चन जो आप इसको पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, तो आपके दिमाग के अंदर जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा वो ये आएगा, ठीक है बेटा। आपने नोट कर लिया होगा, अगर नहीं किया होगा तो बेटा आप क्या करेंगे, फिर सेम प्रोसेस वीडियो पॉज करके आप इसको एक बार जरूर से नोट कर लेंगे, ठीक है मेरे लाल। आगे बढ़ते हैं। तो अब आपके पास क्या है बेटा, अब क्वेश्चन अराइज होता है कि सर इस पर कितना चार्ज इंड्यूस हुआ, है ना। तो अपन लेट कर लेते हैं बेटा, लेट द चार्ज इंड्यूस्ड बी, लेट द चार्ज इंड्यूस्ड बी क्यू डैश, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि भाई इस पे जो चार्ज इंड्यूस हुआ है वो क्यू डैश हुआ है। इसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला लिखवा देता हूं, इस फॉर्मूले को आप हमेशा याद रखेंगे। क्यू डैश इज इक्वल्स टू माइनस, माइनस इसलिए लगाया क्योंकि इंडक्शन में अपोजिट नेचर आता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। कंडक्शन में सेम नेचर का चार्ज आता था दूसरी बॉडी के ऊपर, और इसमें क्या करेगा, अपोजिट नेचर का चार्ज आएगा। तो नेगेटिव ऑफ द चार्ज ऑफ दैट बॉडी, इस पर कितना चार्ज था, क्यू, ये देखो यहाँ लिखा हुआ है क्यू ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपॉन के। के क्या बेटा है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ठीक है। ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये क्या करता है आपके पास, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है, ठीक। इसका दूसरा नाम आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का रिलेटिव परमिटिविटी भी होता है बेटा, ठीक है। तो ये के हो गया आपको, ये हो गया हमारे पास जनरल फॉर्मूला ऑफ इंडक्शन, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास जनरल फॉर्मूला ऑफ इंडक्शन हो गया, इसको आपने याद रखना है। कभी आपको के की वैल्यू दी रहेगी, ठीक है, इस दूसरे अनचार्ज बॉडी की अगर आपको वैल्यू दी रहेगी, आप उसको यहाँ सब्सटीट्यूट करोगे तो आपको इंड्यूस चार्ज का वैल्यू पता चल जाएगा, पहली चीज। अगर सपोज करो कि दूसरी बॉडी आपके पास कंडक्टिंग होती है ना, मतलब ये दूसरी बॉडी कैसी होती है आपकी, कंडक्टिंग होती है ना, डाइलेक्ट्रिक ना होते हुए कंडक्टिंग होती, ठीक। तब क्या होता, तो कंडक्टिंग के लिए बेटा फॉर मेटल या किसी कंडक्टिंग बॉडी के लिए क्या होता है आपके पास, के इज इनफाइनाइट। तो अगर यहाँ के इनफाइनाइट की वैल्यू रखूंगा तो बेटा कितना हो जाएगा, 1 अपॉन इन्फिनिटी। देख लो, चेक कर लो आप एक बार, माइनस क्यू ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी। तो 1 अपॉन इन्फिनिटी कितना होता है आपके पास, 0। तो 1 माइनस 0 कितना होता है, 1। तो ये कितना आ गया, माइनस क्यू। तो आपने क्या देखा कि इंडक्शन के अंदर आपको अगर नियर बाय बॉडी पर सेम अमाउंट ऑफ चार्ज इंड्यूस कराना है तो आपकी शर्त क्या है कि वो दूसरी बॉडी भी कैसी होनी चाहिए, आपके पास मेटेलिक बॉडी होनी चाहिए, ठीक है बेटा। अगर वो दूसरी बॉडी आपके पास मेटेलिक होगी तो उसके ऊपर कितना चार्ज इंड्यूस होगा, उतना ही चार्ज इंड्यूस होगा जितना उसके नियर बाय बॉडी पर होगा, ठीक है मेरे लाल। तो यही इसके अंदर बेटा क्वेश्चन जनरेट होते हैं इंडक्शन के अंदर। एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इसके बाद आता है कि सर आप हमें ये बताइए, हमने कंडक्शन भी पढ़ा, हमने इंडक्शन भी पढ़ा, ठीक है, हमने 2 प्रॉपर्टीज पढ़ी, ठीक है बेटा, बिल्कुल पढ़ी आपने। अभी हम आगे चल के और भी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। इस इंडक्शन का इस्तेमाल कहाँ होता है, जनरल लाइफ में। व्हाट इज द यूज ऑफ इंडक्शन इन जनरल लाइफ, गुड क्वेश्चन। क्यों भाई, अगर अपने को यही नहीं पता होगा कि जो चीज हम पढ़ रहे हैं उसका अपनी असल जिंदगी में क्या इस्तेमाल है, तो बेटा फिर तो बेकार है उसको पढ़ने का, है ना, कोई फील ही नहीं है उसका। तो अगर आपको फील के साथ पढ़ना है तो हमें इसका यूज इन जनरल लाइफ पता होना चाहिए। तो देखो बेटा, इसके बहुत सारे आपके पास यूज है, ठीक है मेरे लाल, ध्यान से सुनेंगे बेटा इस बात को भी, ठीक है। इसके बहुत सारे यूज है, जो इसका यूज कितनी जगह है, मैं जैसे कि वेंडीक्राफ्ट जनरेटर में यूज होता है, ठीक है।
दूसरा आपके फोटोकॉपी, ये वाला यूज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसका, मैं एक बार थोड़ा सा इसको इलेबरेट भी कर दूंगा आपके लिए कि समझाने के लिए, ठीक है। तो आपका जो यूज़ होता है ना बेटा इंडक्शन प्रोसेस का जो यूज़ होता है, आप जिसको डेली देखते हो, वो होता है आपका फोटोकॉपी। देखो जीवन छात्र के अंदर फोटोकॉपी और प्रिंटिंग इंपॉर्टेंट है, तो आपके पास जो है जो आपका फोटोकॉपी प्रोसेस है और जो प्रिंटिंग का प्रोसेस है वो बेटा इंडक्शन पे बेस्ड होता है। अब तुम सोच रहे हो कि सर ये कैसे? तो भैया जो जीरोक्सोग्राफी होता है ना, जीरोग्राफी जो आपके पास है, ठीक है, जीरोग्राफी उस फिनोमिना को बोलते हैं, है ना, जीरोग्राफी उस फिनोमिना को बोलते हैं। जीरो मतलब ड्राई, ग्राफी मतलब क्या है, प्रिंटिंग, ठीक है। तो आपके पास जीरोग्राफी जो प्रोसेस है ना, ये इट इज़ बेस्ड ऑन इंडक्शन, मतलब कि जो आप प्रिंटिंग का काम करते हो या फोटोकॉपी का काम करते हो बेटा, वो इंडक्शन पे बेस्ड है। कैसे? मैं आपको थोड़ा सा इलेबरेट करता जिससे कि आपको समझ में आए। देखो होता क्या है ना कि हर एक प्रिंटर के अंदर एक ड्रम होता है, ठीक है बेटा, प्रिंटर के अंदर एक ड्रम रहेगा, ठीक है, प्रिंटर के अंदर एक ड्रम होता है जिसको आप बाहर निकालते हो, अंदर करते हो उसमें, है ना, वो ड्रम आपके पास होता है। उस ड्रम का नाम क्या है आपके पास? उसको बोलते हैं हम बेटा आपका फोटो कंडक्टिंग ड्रम, ठीक है मेरे लाल। तो एक आपके पास फोटो कंडक्टिंग ड्रम होता है। अब इस फोटो कंडक्टिंग ड्रम को आपका जो काम है वो ये है कि समहाउ इस पे आपको पॉजिटिव चार्ज लाना है, ठीक है, इसके ऊपर कैसा लेके आना है आपने? पॉजिटिव चार्ज, ठीक। अब वो पॉजिटिव चार्ज आप कैसे लेके आ सकते हो? उसके लिए अलग अलग तरीके हैं, जैसे कि आपने इसलिए प्रिंटर के डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज सुनी होगी, लेजर प्रिंटर, है ना, फिर इंक जेट प्रिंटर्स, तो अलग अलग टाइप के प्रिंटर होते हैं। तो जैसे कि लेजर प्रिंटर है, तो लेजर प्रिंटर में क्या होता है ना कि जो लेजर की बीम है वो इसके ऊपर आपके पास गिरी जाती है, ठीक है। तो लेजर की जो बीम है वो इसके ऊपर गिरती है और वो अपने साथ इमेज लेके आती है, और वो इमेज यहां पर चार्ज के फॉर्म में इंड्यूस करा दी जाती है। पहली बात चमकी थी। और पुराने ज़माने में जो तरीका था उसमें क्या किया करते थे हम कि भाई एक इसके अंदर एक एल्यूमिनियम का हम एक अलग से ड्रम लगाते थे अंदर की तरफ, ठीक है, और उसको हम अर्ध कर दिया करते थे। तो अर्थिंग की वजह से क्या होता था कि जब ये अंदर वाला एल्यूमिनियम का ड्रम है, अर्थिंग की वजह से इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, और जो ये बाहर वाला जो दूसरा ड्रम है इंडक्शन की वजह से इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा आपके पास? इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। बात चमक रही है? तो इंडक्शन की वजह से आपको पॉजिटिव चार्ज उस पर लेके आना है समहाउ। अब वो आप अगर लेजर के थ्रू लेके आते हो तो लेजर के थ्रू लेके आ जाओ भाई, लेजर बीम आप उसके ऊपर प्रोजेक्ट कराओ, और वो जो उसके अंदर जो आपके पास इमेज होगी, ठीक है, जिसको आप फोटो कॉपी कराना चाह रहे हो, या जो वर्ड्स होगी जिसको आप फोटो कॉपी कराना चाह रहे हो, वो इसके ऊपर क्या कर जाएगा बेटा? आपके पास पॉजिटिव चार्ज की फॉर्म में इंड्यूस हो जाएगी। आपको अब क्या करना है? अब इसमें होता है, आपने सब बच्चों ने सुना होगा टोनर, है ना, सब बच्चों ने सुना होगा बेटा आपके पास इसके अंदर क्या होता है? टोनर होता है, ठीक है। मैं आपको इलेबरेट कर रहा हूं, पूरा नहीं बता रहा हूं, थोड़ा ध्यान से समझेंगे आप इसको ना, जैसे कि फील आए कि हाँ सर ये तो बात चमकी, अच्छा जो प्रिंटिंग है वो ऐसे काम करता है, जो हम आप प्रिंटर हमारे घर में वो ऐसे काम करता है। तो आपको समझ में आना चाहिए कि इसका जनरल यूज कहाँ है आपके पास। तो भैया आपका जो टोनर होता है ना, इसके अंदर होता है बेटा आपके पास ब्लैक इंक, है ना, ये आपका जो हम यूज कर रहे हैं उसमें ब्लैक इंक रहती है आपके पास। ये ब्लैक इंक क्या करती है? इसको आपने नेगेटिवली चार्ज करना होता है। जो टोनर के अंदर इंक होती है ना, इसको आपको क्या करना होता है? नेगेटिव चार्ज। अब क्या होगा कि जो इमेज आपके पास इस पॉजिटिव चार्ज इंडक्शन के थ्रू आपको मिली है, वो जब आपका अंदर की तरफ रोल करेगा, ठीक है, तो वो इस नेगेटिव चार्ज को दे दी जाती है, तो ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा। वहां पे हाई प्रेशर होता है, उस हाई प्रेशर से आप उसको पेपर पे क्या करा देते हो? प्रोजेक्ट करा देते हो। दिस इज हाउ द प्रिंटर वर्क्स। अब अलग अलग जो नाम प्रिंटर्स को दिए गए हैं बेटा, वो इसी बिहाफ पे दिए गए हैं कि आपका इंडक्शन का प्रोसेस कैसे है। अगर आप इंडक्शन किस तरीके से करा रहे हो तो उसके बिहाफ पे डिफरेंट डिफरेंट प्रिंटर्स के नाम है आपके पास, लेजर इंक जेट प्रिंटर जैसे करके और भी कई सारे प्रिंटर्स हैं, ठीक है। तो आपको ये बात मेरी अच्छे से समझ में आनी चाहिए। अगला जो आपका थर्ड प्रॉपर्टी है उसको भी समझते बेटा। चार्ज की एक और प्रॉपर्टी है आपके पास, ठीक है बेटा, ध्यान से सुनेंगे बेटा, देखा, ठीक है। अगर फील आ रहा है तो बेटा बिल्कुल आराम से नोट्स बनाते हुए चलेंगे, अपन देखते हुए चलेंगे कि भाई सर जो बता रहे हैं उसको किस तरीके से हमें लर्न करना है, ठीक है। अगर आपको एक बार अच्छे से ये याद हो गया है ना बेटा, अगर आपको अच्छे से ये याद हो गया तो आप इसको कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। पहली बात आपको ध्यान रखनी है। तीसरी प्रॉपर्टी जो है, ठीक है, मैं आप सभी बच्चों के लिए यहाँ पे थर्ड प्रॉपर्टी लिख देता हूँ। तीसरी प्रॉपर्टी, तो थर्ड प्रॉपर्टी भी आपके पास एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। थर्ड प्रॉपर्टी है क्या सर? बताइए बेटा, सुनिए। थर्ड प्रॉपर्टी आपके पास क्या है? थर्ड प्रॉपर्टी है कि चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। चार्ज इज एडिटिव इन नेचर, ठीक है भाई। एडिटिव इन नेचर का मतलब सर, एडिशन का, एडिटिव का मतलब है कि चार्ज जो आपका है वो ऐड कर सकता है, ठीक है, मतलब कि एल्जेब्रिक एडिशन शो कर सकता है। कि सर ऐसा क्यों?
चार्ज जो है अलजेब्रिक एडिशन की शो करता है, क्योंकि बेटा जो चार्ज है ना, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, और जितनी भी स्केलर क्वांटिटीज होती है ना वो सब क्या करते हैं आपके पास अलजेब्रिक एडिशन शो करती है, ठीक। ये पहली बात आपको याद, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप अच्छे से याद रखें। अगला क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। मैं आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी एक डेफिनेशन देता हूं और फिर आपको जो है बुक की डेफिनेशन बताऊंगा, ठीक है भाई। क्वांट का मतलब होता है स्मॉलेस्ट एग्जिस्टिंग वैल्यू, है ना बेटा, स्मॉलेस्ट एग्जिस्टिंग डिस्क्रीट, ठीक है। डिस्क्रीट मतलब होता है बेटा आपके पास अलग थलग, है ना, आपके पास स्मॉलेस्ट एग्जिस्टिंग डिस्क्रीट वैल्यू के लिए अपन क्या वर्ड यूज करते हैं बेटा फिजिक्स के अंदर, क्वांट। एंड आइजेशन इज अ प्रोसेस, ठीक है ना। आइजेशन का मतलब क्या आपके पास, इट अ प्रोसेस ऑफ एडिशन, ठीक है मेरे लाल, प्रोसेस ऑफ एडिशन, ठीक है बेटा, ध्यान से सुनेंगे बिल्कुल अच्छे से, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब आप क्या समझे, आप इसका मतलब क्या समझे कि क्वांटाइजेशन जो है ना, इट इज द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ द स्मॉलेस्ट एग्जिस्टिंग डिस्क्रीट वैल्यू ऑफ चार्ज, ठीक है। मैं इधर लिख देता हूं आपके लिए, ठीक है, अंडरस्टैंड करने के लिए है ना, कि मतलब क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है आपके पास, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए मैं डेफिनेशन आपको दिया हूं। तो क्या डेफिनेशन हुई आपके पास कि भाई क्वांटाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ एडिशन, इज द प्रोसेस ऑफ एडिशन of smallest existing value of the smallest existing value of charge, ठीक है मेरे लाल, या स्मॉलेस्ट एग्जिस्टिंग डिस्क्रीट वैल्यू ऑफ चार्ज, जो भी आप लिखना चाहो, ठीक है। तो क्वांटाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपको चार्ज की सबसे छोटी जो वैल्यू है, एग्जिस्टिंग वैल्यू है, उसको जोड़ना है। अब क्वेश्चन आया कि सर सबसे छोटी वैल्यू चार्ज की कौन सी है, बेटा आपको ध्यान रखना है, स्मॉलेस्ट एग्जिस्टिंग वैल्यू ऑफ चार्ज जो है, यहां लिख देता हूं, जो आपके पास है वो कौन है, दैट इज इलेक्ट्रॉन, ठीक है मेरे लाल। इलेक्ट्रॉन जो है आपका आज तक के टाइम पे जो हमें बताया गया है वो क्या है कि चार्ज का सबसे छोटा एग्जिस्टिंग वैल्यू है, पहली बात, ठीक है सर, क्लियर हो गई हमें बात। एंड चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन हम पता कितने से रिप्रेजेंट कर देते हैं, चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इज रिप्रेजेंटेड बाय ई। अब सपोज करो कि आपके पास स्पेस के अंदर ना, अब आपके स्पेस के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है बेटा, स्पेस के अंदर, किसी स्पेस के अंदर, ये मैंने एक स्पेस दिया, बहुत सारे अलग थलग इलेक्ट्रॉन्स आपके पास है। अब मैं बोलूं कि इस स्पेस का टोटल चार्ज बताओ मेरे को कितना है, ठीक है, इस स्पेस का टोटल चार्ज बताओ मेरे को कितना है, क्योंकि यहां पे जो प्रेजेंट है वो चार्ज की सबसे छोटी वैल्यू प्रेजेंट है, इसको आप, और चार्ज तो स्केलर क्वांटिटी है, तो चार्ज को तो आपको ऐड करना पड़ेगा, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी वैल्यू आपके पास। तो अब आपने यहाँ इलेक्ट्रॉन्स को जोड़ना स्टार्ट किया। किसी बच्चे ने पूछा सर कितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे, मैंने कहा कि n है यहाँ पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आपके पास बेटा यहाँ पे है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आपके पास बेटा यहाँ पे है वो कितने हैं, n है। तो किसी ने मेरे को कहा कि सर देखिए चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, अब इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे आपने दे दिए, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपने ई से रिप्रेजेंट किया है, तो अगर आपको अब यहाँ पर टोटल चार्ज चाहिए तो आप सभी इलेक्ट्रॉन का चार्ज जोड़ना स्टार्ट कीजिए। मैंने कहा ठीक है भाई, आप जोड़ते हुए जा रहे हो, तो कहाँ तक जोड़ोगे बेटा, उसको n तक जोड़ोगे। अब अगर आपसे मैं पूछूं कि जब आप ई को n टाइम्स जोड़ोगे तो आपको टोटल चार्ज कितना मिल जाएगा भाई, तो बच्चों ने बोला कि सर हमारे पास टोटल चार्ज मिलेगा आपको Ne, ठीक है ना। तो टोटल चार्ज कितना मिल जाएगा अपने को, Ne। तो n क्या है बेटा यहाँ पे, n इज योर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड व्हाट इज E, E इज द चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो E है। इसी चीज को देखते हुए आपका क्वांटाइजेशन का नया डेफिनेशन दिया गया है, जो बुक्स के अंदर आप पढ़ते हो, ठीक है, जो कि आपको याद भी रखना है। वो क्या है कि क्वांटाइजेशन, मैं यहां लिख देता हूं बेटा उसको, कि भैया क्वांटाइजेशन है ना, क्वांटाइजेशन इज दी, है ना बेटा, क्वांटाइजेशन इज दी मल्टीपल इंटीग्रल ऑफ चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। क्या डेफिनेशन दिया गया बेटा आपको कि क्वांटाइजेशन क्या है आपका, इज द मल्टीपल इंटीग्रल ऑफ चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन।
अब मल्टीपल इंटीग्रल का मतलब आपको यहाँ समझ में आ गया, यहाँ जो n है बेटा ये मल्टीपल इंटीग्रल को रिप्रेजेंट करता है। इंटीग्रल का मतलब होता है एडिशन, ठीक है, छोटी छोटी वैल्यूज को जोड़ने को हम क्या बोलते हैं आपके पास यहाँ पे फिजिक्स के अंदर बेसिकली हम उस टर्म को इस तरीके से इलेबरेट कर सकते हैं, वैसे उसका मतलब अपने पास अलग है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन आपने किया, इंटीग्रल का मतलब क्या हुआ कि उसको मैनीफोल्ड कई टाइम्स आपने एक ही वैल्यू को जोड़ना स्टार्ट किया, ठीक है, कई बार जोड़ा तो मल्टीपल। तो मल्टीपल इंटीग्रल यहाँ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा आपका n, एंड चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इज रिप्रेजेंटिंग e। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात समझ में आई। यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आया, ठीक है, उस क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। क्वेश्चन आपके पास क्या निकल के आया, तो सर देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एडिशन एंड क्वांटाइजेशन, है ना, कि सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एडिशन एंड क्वांटाइजेशन। मैं रब करता हूं इसको, यहां लिखता हूं आपके लिए क्वेश्चन जो यहां से निकल के आया आपके पास, जो यहां से बेटा आपके पास एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया कि सर देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, है ना, लिखते बेटा आपके लिए क्वेश्चन, what is the difference between एडिशन ऑफ चार्ज, ठीक है, पूरा नहीं लिख रहा हूं बेटा मैं, एडिशन एंड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। तो यहां पे आपको समझ में आ गया होगा, है ना, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, एडिशन ऑफ चार्ज एंड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बीच में सर फिर डिफरेंस क्या है। देखो बेटा कोई दोनों एक ही चीज है, क्योंकि चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, चार्ज को जोड़ने को अपन वही बोलते हैं। तो डिफरेंस समझिए आप दोनों के अंदर क्या है। एक स्पेस के अंदर आपको दिया हुआ है 1 कूलाम, 2 कूलाम, 1.2 कूलाम, 3 कूलाम, ठीक है, एग्जाम्पल में। और एक स्पेस के अंदर आपको दिया गया है आपको ई की वैल्यू होती है बेटा 1e इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम, ठीक है। ऐसे करके बहुत सारे ईज दिए हुए आपको, ठीक। अब अगर आप इनको 1 कूलाम, 2 कूलाम, इनको जोड़ते हो, ठीक है, इसके इस जोड़ को एडिशन नाम दिया गया है, ठीक है बेटा। इस प्रोसेस ऑफ एडिशन को, है ना, 1 कूलाम, 2 कूलाम, 1.2 कूलाम ना, ठीक है, इसको, ठीक। और वहीं पर इस वाले एडिशन को क्वांटाइजेशन बोला गया है। आपको बेटा सामने साफ साफ दिख रहा होगा कि क्या मतलब हुआ। सबसे छोटी वैल्यू मतलब माइक्रोस्कोपिक, माइक्रो का मतलब होता है लोअर लेवल पे। अगर आप बिल्कुल सबसे छोटी वैल्यू चार्ज को जोड़ते हो तो उसको नाम जोड़ ही है बेटा, एडिशन ही है, उस एडिशन को क्वांटाइजेशन बोल दिया। और वहीं पर अगर आप क्या कहते हैं, किसी भी चार्ज की किसी भी दूसरी वैल्यू को अगर आप ऐड करते हो किसी स्पेस के अंदर तो उसको एडिशन बोल दिया। तो मतलब ये हुआ कि मैक्रोस्कोपिक एडिशन, है ना, मतलब क्या हुआ, मैक्रोस्कोपिक एडिशन को तो नाम दिया गया सिंपल एडिशन, ठीक है, एडिटिव प्रॉपर्टी के अंदर डाल दिया उसको दो। और आपके पास माइक्रोस्कोपिक, स्मॉलेस्ट, क्वांट, सबसे छोटा वैल्यू ऑफ चार्ज को जोड़ने को क्या नाम दे दिया गया, क्वांटाइजेशन। क्लियर होगी बेटा बात इतनी, आगे बढ़ते हैं, है ना। तो अपन बेटा आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास जो अगली प्रॉपर्टी है दैट इज योर फिफ्थ प्रॉपर्टी, फिफ्थ एंड, है ना, फिफ्थ एंड द लास्ट प्रॉपर्टी, ठीक है, सिंपल प्रॉपर्टी है, सब बच्चों को पता है आपके पास कि जो अपने पास अगली प्रॉपर्टी है वो क्या कहती है बेटा आपके पास, ठीक है। इसको भी रब कर देते हैं, आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है भाई। किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन होगा तो अपने कमेंट के थ्रू पूछ लेगा, वरना मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन इससे अराइज होते हैं जो अक्सर बच्चों के दिमाग के अंदर आते हैं क्वेश्चन, मैंने कोशिश किया कि आपको वो सारे के सारे क्वेश्चन मैं यहीं पर ही अपने ही लेवल पे आपको मैं समझा सकूं, ठीक है मेरे लाल, है भाई। तभी तो बेटा आप चीता बन पाओगे, ठीक है। कोई भी चीता जो होगा जिसको पहले से सारी नॉलेज रहती है वो तेज भागेगा, तो वो क्या कहलाया जाएगा बेटा, अपना चीता कहलाया जाएगा, ठीक है, शाबाश। तो फिफ्थ प्रॉपर्टी आपके पास क्या है, सिंपल प्रॉपर्टी है आपके पास जो है ना, चार्ज इज कंजर्व्ड, मतलब कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है आपके पास, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। एक और प्रॉपर्टी होती है इसकी, चार्ज इज इनवेरिएंट, ठीक है, मोटा माटी प्रॉपर्टीज बता रहा हूं मैं, चार्ज इज इनवेरिएंट, ठीक है। चार्ज है वो इनवेरिएंट है, वेरिएंट का मतलब जो चेंज करे, इनवेरिएंट मतलब कि जो चेंज ना करे। मतलब किसी बॉडी के पास, ठीक है, किसी बॉडी के पास 5 कूलाम चार्ज है, आपने उसको 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ाया, ठीक है। क्या बोला मैंने बेटा आपसे कि किसी बॉडी के पास कितना चार्ज है आपके पास, किसी बॉडी के पास 5 कूलाम चार्ज है, उसको आपने कितनी स्पीड से दौड़ाया, 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ाया, तो वो उसका चार्ज इतनी स्पीड से चलने के बाद भी कितना रहेगा आपके पास, 5 कूलाम। तो मतलब कि जो चार्ज है वो वेरी नहीं करता। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या हुआ, जैसे कि अभी आपने एक एग्जांपल लिया था कंडक्शन वाला ना, तो कंजर्वेशन का मतलब तो सबको पता ही है बेटा, चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, ठीक है। अगर किसी बॉडी के पास पहले आपके पास Q1 Q2 चार्ज था, ठीक है, कितना चार्ज था, Q1 Q2 था, बाद में आपने यहाँ पे कंडक्शन हो, चाहे बाय मीन ऑफ कंडक्शन, चाहे बाय मीन ऑफ
चाहे बाय मीन ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, आपने चाहे कंडक्शन किया हो चाहे फ्रिक्शन किया हो, अब कुछ भी प्रोसेस करने के बाद अगर आपके पास उन बॉडीज के पास कितना चार्ज आ गया Q1 डैश और Q2 डैश, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है कि चार्ज बिफोर इज इक्वल्स टू चार्ज आफ्टर, ठीक है, चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसको आपने अच्छे से याद रखना है बेटा, ठीक। तो ये हमारे पास जो है ये आपकी प्रॉपर्टीज हो गई। आपको मैंने डेफिनेशन ऑफ चार्ज भी समझाया, ठीक है बेटा, आपने डेफिनेशन ऑफ चार्ज भी अच्छे से समझा, उसके बाद आपने प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज भी अच्छे से समझा, ठीक है। और इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है बेटा, जिसको हम आपके अगले वीडियो के अंदर आपको पढ़ाएंगे, दैट इज कूलम्ब्स लॉ। उम्मीद करता हूं कि बेटा यहां तक आपको जितनी चीजें मैंने आपको बताई है वो आपको